छोड़ दूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? खोरी मैंने सिर्फ तेरे लिए, पहली नजर में ही तू मुझे पसंद आ गया। इधर इधर हा थोडं वरती वरती. अरे इथे म्हटलं ना. फुलासारखा हाथ है रे तुझे. तेरी मामी बीमार रहती है, मेरे को खुश करने के लिए जो करती है ना, वो तू भी कर ले आज. हाँ मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. क्या समझाता है ना. इधर मैं समझाता हूँ तेरे को. हाँ तुम्हारा गिफ्ट. माझा गिफ्ट का है? वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. चलो मेरा गिफ्ट दो. पैसे नहीं, तू ये पैसे बता कहाँ से लाई? कहाँ से लाई ये जगह? दादा, दादा मेरी बात तो सुनो. तुमने पूरे जगह में मेरी इज्जत डुबा दी. दादा मेरी बात सुनो. क्या ऐसे? बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें फोन करके बताया कि चौथे माले से गिरकर इनकी मौत हो गई है. कौन है? सर मृतक का नाम असीम पांचाल है. चौथे माले पर बड़ी बेटी मित्रा के साथ रहते थे. ये छोटी बेटी पलक. सर, फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं है, लूट भी नहीं हुई है, हर चीज अपनी जगह पे है और कैश को भी हाथ नहीं लगाया गया है. ठीक है तांबे, ये मित्रा और उस लड़के को अंदर बुलाओ. सर मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हुआ. मैंने उन्हें गिरते हुए नहीं देखा साहब. मैं उस समय बिल्डिंग में पानी छोड़ रहा था, तभी मैंने कुछ जोर से गिरने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ के गया और वहाँ देखा तो वो अंकल खून से लथपथ पड़े हुए थे. सर, पूरा घर छान मारा लेकिन मरने वाले कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा. सर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? अरे बाबा ने सुसाइड नहीं की है, उनका मर्डर हुआ है. ये तो वो नहीं था, मुझे पता था डायन. तेरा ये भूत प्रेत का चक्कर एक ना एक दिन किसी की जान लेकर रहेगा. अब ले ली ना बाबा की जान, पड़ गई इस कलेजे में ठंडक. कौन है तू? साहब मैं इस चंडालनी का पति हूँ और साहब इस रिश्ते से मरने वाले मेरे ससुर हैं. साहब मेरा नाम प्रशांत है और साहब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब इसी का किया धरा है. साहब ये वो औरत है जो किसी को सुख दे ही नहीं सकती. इसको सिर्फ एक ही काम आता है, वो है दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने का, बस. मलाड पुलिस ने मृतक असीम पांचाल की मौत की तहकीकात शुरू की. पहली नजर में पुलिस को इस बात का संदेह हो गया था कि असीम पांचाल की हत्या को किसी ने आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की थी. लेकिन इससे पहले कि पुलिस संदिग्धों से कड़ी पूछताछ करती और अपनी तहकीकात के जरिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचती, एक ऐसी चौंका देने वाली घटना घटी जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया. मेम साहब. सर जिसने भी मारा है बड़ी बेरहमी से मारा है. मैडम मैं अपने फ्लैट में थी. आपको इस हादसे के बारे में किसने बताया? वॉचमैन ने. सर उस वक्त मैं घर पर नहीं था सर. कहाँ था? वो हॉन्टेड प्लेस होता है ना सर, वो ढूंढने गया था. नहीं साहब, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे देख के मुझे शक हो. सर ये पान वाला है ना, ये मेरे को बता रहा था एक लड़की है ना डेली आती जाती रहती है. ठीक. हाँ एक लड़की थी सर, एक आती थी 10-12 दिन से, 20-21 साल की होगी. वो मित्रा जी के घर पे देखती. उसकी शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? असीम पांचाल की हत्या के बाद उसकी बड़ी बेटी मित्रा की भी हत्या हो चुकी थी. पुलिस को खोजबीन के दौरान एक ऐसी रहस्यमयी लड़की का पता चला जो दोनों ही हत्याओं के दौरान घर के आसपास मंडरा रही थी. पुलिस ने उसका स्केच बनवाया लेकिन कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर पा रहा था. क्या इस रहस्यमयी लड़की का सच सामने आएगा?
और इस लड़की का इन दोनों हत्याओं से क्या संबंध है? क्या पुलिस ये कभी जान पाएगी? इस लड़के को जानती हो? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। नो सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। ये आपको कहाँ से मिला सर? तू जानता है इसे? नहीं नहीं, मैं जानता नहीं हूँ साहब, ना मैं इसको कभी देखा हूँ। पक्का? हाँ। ठीक है, जा तू। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा। तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ठंडा पड़ गया तू तो। ठंड लग रही है यहाँ पर। हाँ? अब गर्मियां आई बदन में। अगले 5 सेकंड में अगर तूने ये नहीं बताया कि इस लड़की के साथ तेरा क्या कनेक्शन है, तेरी ऐसी हालत करूंगा तो सपने में भी नहीं सोच सकता। मरे हुए लोगों से जिंदा लोगों का क्या रिश्ता हो सकता है सर? मतलब? ये मेरी बहन थी, मुझसे मौत का बदला लेने आई है वापस। मरी हुई थी, मौत का बदला लेने आई है? मरा हुआ इंसान कभी वापस भी आता है? सरिया में बेवकूफ बना रहा है बस, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, यही सच है। देखिए, ये जो दाग है ना, ये मेरी बहन है। अगर तेरी बहन मर चुकी है तो आस पड़ोस वालों में से देखा कैसे? आत्मा थी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने अपनी बहन को मार डाला सर। क्या? तो क्या बोल रहा है? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? पता है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पापी हूँ सर, पाप किया है मैंने। मेरी अपनी मासूम बहन को अपने हाथों से मारने का पाप किया है सर मैंने। ए, चले नाटक बंद कर, नाटक बंद और तेरी कहानी सुना। सर, 8 साल पहले की बात, मैं और बहन अनाथ हो गए थे। हमको देखने वाला कोई नहीं था। तो मामा ने हमको अपने घर ले गए। वहां पता है सर, हमको नौकरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। प्रतीक, ला छोड़ो से। दादा मैं धो। अरे नहीं दादा, मैं अरे मैंने बोला छोड़। दादा मैं कर लूंगी। मैंने बोला ना छोड़ दे। दे, मैं धोता हूँ ना। भैया आपके हाथ में तो छाले हैं। दादा बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं, तेरे बर्तन धोने से ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। तू छोड़। दादा आपके छाले अरे मैं कर लूंगा, कितनी कमी तो उस बर्तन है, मैं कर लूंगा। दादा मैं कर लेती हूँ। अरे मैंने बोला ना, बस हो गया। रहने दो। हो गया देख। बच्चों, मम्मी मुझे माफ कर देना। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ये सब काम तुमसे नहीं करवाती। नहीं मामी। अरे रंजन, तेरे हाथ में तो कितने छाले पड़े हैं। रति, जा मलम लेके आ। जी मम्मी। हाँ जा, ये इकडे बस। खूप दुखत असेल ना? नहीं नहीं मम्मी, बस। रंजन, मैं तुझसे एक बात बोलती हूँ, अपनी बहन को कभी अकेला मत छोड़ना, उसका ख्याल रखना। नहीं नहीं मम्मी, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनलस दर्द हो रहा है ना? इसका ख्याल रखना और अपना भी। जी मम्मी। बहुत दर्द हो रहा है ना दादा? अरे पागल, तेरे बर्तन धोने से ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। प्रदीप, तुझे याद है कितने अच्छे दिन होते थे ना वो,
जब हम स्कूल जाते थे कितनी मस्ती किया करते थे हम लोग। हाँ, लई मस्ती करते थे ना। इधर भी मस्ती करके पेट पाल लेना। हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, इधर खाना तभी मिलेगा जब ही काम करेगा। हाँ हो मामा। कहला हुआ है। हाँ चल चल हाथ ला, मेरे पैर दबा दे। इधर इधर हा, थोडं वरती वरती। अरे इथे म्हटलं ना। लई फुलासारखा हाथ है रे तुझे। तेरी मामी बीमार रहती है, मेरे को खुश करने के लिए जो करती है ना, वो तू भी कर ले आज। हाँ मामा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मैं समझाता है ना। इधर मैं समझाता हूँ तेरे को। हाँ बिना पानी के रावस मासड़ी, जितना तड़पेगी उतना ही मजा आएगा। रति, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? नहीं दादा, मैं रो नहीं रही थी, वो आँख में कुछ चला गया था, वही निकाल रही थी। सब ठीक है। देख रति, तू झूठ मत बोल, कुछ बात है तो बता मुझे। अरे नहीं, सब ठीक है। पक्का? हाँ सब ठीक है। मैं खाना लगा दूँ? हाँ बहुत तेज भूख लगी है, तू खाना लगा दे मेरे लिए। मैं खाना लगा देती हूँ, तब तक तुम मामा के लिए पान बना देना। बुगडी माझी सांडली ग, जाता साताऱ्याला, हो जाता साताऱ्याला। मामा वाह, लय जकास पान बनवतो सर। जेवलास का? जा तू खाना खा, रति को इधर भेज दे। वो पैर दबाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। दादा तू गई नहीं मामा के पैर दबाने? तुम्हारे यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उन्हें रोज का कितना मिलता होगा? उन्हें दिन का कुछ 200 रुपये मिलता है। 200 रुपये में तुम कहीं भी बाहर अपना गुजारा कर सकते हैं ना। क्या हुआ रति, कुछ बात है क्या? दादा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मामा के पैर नहीं दबाने, मुझे यहाँ नहीं रहना है। दादा मैं बहुत एक जरूरी चीज भूल गई हूँ, तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ। ठीक है? अरे पर तू, मैं आ रही हूँ, अब यहीं रहना, मैं आ रही हूँ। चलो। तू लेने क्या गई थी? मैं आपको सब बाद में बता दूंगी, अभी आप चलो। फिर हम नासिक चले गए। बैठ इधर, मैं बात कर। हाँ भाई क्या बात है? मुझे नौकरी चाहिए चाचा। पान बनाना जानते हो क्या? जी चाचा, मैं बहुत अच्छा पान बनाता हूँ। ये लीजिए चाचा। बट पान तो तुमने बहुत अच्छा बना। बेटा रंजन। जी चाचा। एक बात कहनी थी बेटा। कहिए ना। सबसे पहले तुम अपने रहने की व्यवस्था कर लो। बात क्या है, पान की दुकान पे तुम्हारी बहन का रहना अच्छा नहीं लगता है।
ये रही तुम लोग की खोली, एकदम वैसे ही जैसे तुम लोग को मांगता है, एकदम सस्ती मद्दी टिकाऊ। देख लो, है ना रपचिक एकदम। भाई वो भाड़ा कितना होगा? देख भाड़ा तो वैसे मैं 1200 रुपये लेता है, लेकिन तुम लोग क्या, अभी मेरे को अच्छा लगा, 1000 रुपये ले लेगा। लल्लन भाई वो पैसे अभी नहीं हो पाएंगे, कुछ टाइम बाद देंगे तो चलेगा। अरे यार तेरे से पैसा मांगा क्या मैंने भी? हाँ देख, तुम लोग बहुत अच्छा लड़का है, तो इसलिए मन लगा के काम पर, सिर्फ काम पे ध्यान दे। पैसा तो क्या आता जाता रहता है। भाई वो मुझे ना चाचा की दुकान पे जाना है। मैं तू निकल, देख क्या है, काम पे जल्दी जाने का, काम की इज्जत करनी। हाँ तू निकल। ठीक है भाई, चल रती, मैं जाता हूँ, है ना। मैं शाम को लौटूंगा तो अपन घर जमा लेंगे, ठीक है। और देखो जो कुछ भी लगे तो तू लल्लन भाई को बोल देना। चाचा। अरे रंजन बेटा, इतनी जल्दी वापस आ गया? जी चाचा, रहने का इंतजाम हो गया है। 1000 रुपए महीने पर खोली मिली है। इतनी सस्ती? किसने दिलवाई? वो लल्लन भाई जी है ना, वो सुंदर मोहल्ले वाले, बस उन्होंने ही दिलवाई है। और घर के सारे सामान का इंतजाम भी वही कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो लल्लन? जी। अरे एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो। जल्दी जाके देख, उसने तेरी बहन के साथ कुछ कर न दिया हो। जा भाग, जल्दी जा। मैंने सिर्फ तेरे पहली नजर में ही तू मुझे पसंद आ गई। तो मेरे साथ लल्लन के साथ चल टिकट दो, टिकट। अरे टिकट देखो आपका। चलो ठीक है। तुम लोगों का टिकट? सब वो टिकट तो नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा? पेनल्टी भरना पड़ेगा ना। सब पैसे नहीं हमारे पास, बहुत गरीब है हम लोग सब। तेरे जैसे और 2-4 गरीब आ जाए तो फिर मुझे घर बैठना पड़ेगा। राजने, तो इसको संभाल, मैं लड़के को अगले कंपार्टमेंट में ले चलता हूँ, लेडीज के। चल चलो। अरे फिकर मत कर। ए, तू चुपचाप बैठ इधर। सब मेरी बहन है सब। तेरी बहन उधर लेडीज कंपार्टमेंट में, तू इधर बैठ। दादा देखो, मैंने टिकट भी बनवा ली और मुझे कुछ पैसे भी मिल गए। ये लीजिए टिकट, अब छोड़ दीजिए मेरे दादा को। बड़ी समझदार है, ठीक है। कहाँ से लाई तू ये पैसे? बता कहाँ से लाई? कहाँ से लाई ये टिकट? दादा मेरी बात तो सुनो। तुमने दादा चक्कर में मेरी इज्जत डुबा दी। दादा मेरी बात सुनो। सर वो कल जिस लड़की का मैंने टिकट कराया था, उसको कहीं देखा क्या आपने? रति? अरे मुझे क्या पता होगा मैडम, वो उसका भाई वहाँ बैठा है, उससे पूछो, पता करो। सुनो, तुम रंजन हो ना? रति के भाई? आप कौन? मैं वो कल टीसी जब उसे रति को हमारे कंपार्टमेंट से लेके जा रहा था, तब मेरा बच्चा गिरने को था, रति ने बचाया था। बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने तुम दोनों की टिकट भी ली थी और उसको कुछ पैसे भी दिए थे। आपने उसे पैसे दिए थे? हाँ मैंने उसे पैसे दिए थे। आपने उसका टिकट कराया था? हाँ मैंने कराया था। सच कह रहे हैं, आपने उसे पैसे दिए थे? अरे हाँ मैंने दिए थे।
सब ये गाड़ी वापस ले लो सब मेरी बहन वापस। अरे तू पागल है क्या? आपके साहब कभी गाड़ी वापस जाती है? मैं फॉर्म भरता हूँ सब मेरी बहन। पागल है मेरी बहन वापस। कहाँ से चले आते? सब मेरी बहन वापस है साहब। मैंने रति को मार दिया। मैंने रति को मार दिया। रति! 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 अरे नहीं दादा मैं अरे मैंने बोला मेरी इज्जत डुबा दी। तूने बुड्ढे को क्यों मारा? मैंने अपने बहन को मार डाला सर। मैंने अपनी बहन को मार डाला सर। वो बदला लेने आई है सर। बदला लेने आई हूँ। मेरे साथ रहने वाले एक को मार डालेगी सर। एक भाई का अपनी ही छोटी बहन को चलती ट्रेन से धक्का दे देना, और वो भी सिर्फ एक ऐसे शक की बुनियाद पर जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं था, ये ना सिर्फ दुखद था बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी। भावनाओं में बहकर किया गया यह जुर्म रंजन की जिंदगी को किस हद तक और किस कदर बदल कर रख देने वाला था, इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था। मित्रा के नौकर रंजन ने पुलिस को दिए अपने बयान में कई सनसनीखेज खुलासे किए और अपनी बहन को चलती ट्रेन से धक्का देकर मारने का गुनाह भी कबूला। मगर यहाँ सवाल ये था कि क्या रंजन सच बोल रहा है या कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, क्योंकि जिस लड़की को वो अपनी बहन बताकर मारने की बात कर रहा था, उससे मिलती जुलती शक्ल वाली रहस्यमयी लड़की को कई लोगों ने मित्रा के घर के आसपास देखा था। रंजन आखिर किस प्रतिशोध की बात कर रहा था? और अगर ये मान भी लिया जाए कि रंजन की बहन जिंदा है, तो उसने मित्रा और उसके पिता की हत्या किस वजह से की? उनसे तो उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था और ना ही वो उनसे कभी मिली थी। रंजन के मुताबिक उसकी बहन 2009 में मर चुकी थी, तो फिर 2017 में इन घटनाओं के होने के पीछे कौन सा रहस्य छिपा था? क्या 2009 की घटना और 2017 में हुई इन घटनाओं के बीच कोई संबंध था? कोई मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? लेकिन सर, एक प्राइम सस्पेक्ट अपने आप को एक खून से बचाने के लिए दूसरे खून का कन्फेशन क्यों करेगा? रंजन जिस जगह का जिक्र कर रहा है, ये बात रेलवे पुलिस से भी कंफर्म कर लो। सर। यस सर, मैं अभी रजिस्टर चेक करके बताता हूँ। ऐसा कोई केस हमारे यहाँ रजिस्टर है क्या नहीं। मेरी प्यारी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मेरी। मुझे माफ कर दो। मित्रा के नौकर रंजन के द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई को जानने के लिए पुलिस ने न सिर्फ रेलवे पुलिस से पूछताछ की, बल्कि उस घटना स्थल का भी मुआयना किया जहां रंजन के अनुसार उसने 8 साल पहले अपनी बहन को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। लेकिन पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा। क्या पुलिस इन हत्याओं का सच सामने ला पाएगी? क्या उस रहस्यमयी लड़की का पता चल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर रंजन के मुताबिक उसकी बहन मर चुकी है, तो लोगों ने मित्रा के घर के आसपास किसे मंडराते हुए देखा? सर, मैंने रेलवे पुलिस से बात की, लेकिन ऐसा कोई भी केस वहाँ रजिस्टर नहीं हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है। और रंजन जिस जगह का जिक्र कर रहा था, ये उस जगह के कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर। 8 साल बीत चुके हैं और उस पर्टिकुलर स्पॉट पे ट्रेन बहुत स्पीड में चलती है। तो 8 साल पहले भी चलती होगी। वहाँ से गिर के बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है सर। तो फिर रति की लाश रेलवे पुलिस या रंजन को क्यों नहीं मिली? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ट्रेन से गिरी और किसी झाड़ी में जाके गिर पड़ी जहाँ किसी की नज़र नहीं गई होगी, और फिर किसी जंगली जानवर ने उठा के खा लिया होगा। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक जिस लड़की का स्केच हमने बनवाया वो रंजन की बहन रति नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन सर, रंजन की बहन जैसे दिखने वाली किसी और के साथ मित्रा और उसके बाबा के मौत का क्या संबंध हो सकता है? ताबड़े, जब भी कोई धागे उलझते हैं ना, तो उसे सुलझाने के लिए शुरुआत उनके सिरों से करनी पड़ती है। हम भी वही करेंगे।
मैं एक टीम लेकर रंजन और रति के गांव चले जाता हूँ। तुम यहीं रहकर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे अपडेट करते रहना। सर। हाँ सर, 8 साल पहले जल के मर गया था। गांव वाले को पूरा यकीन है रंजन और रीति ने मारा है। अभी उसके घर पे कौन है? उसकी औरत रहती है। रहता कहाँ है वो? आगे जाके दाएं मुड़े को। ठीक है। सब मुझे अच्छे से याद है। उस रात कोई लालटेन लेकर मेरे पति के कमरे की तरफ गया था। मैं हमेशा बीमार रहती, इसलिए मैं उठ नहीं पाई, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। शायद रति या रंजन में से कोई था। थोड़ी देर में ही उनका कमरा आग की लपटों में गिर गया। उसके बाद रति और रंजन कभी नहीं दिखे। तो साहब, एक बात मैं बोलती हूँ, मेरे पति के कर्मों का फल उनको मिल गया। वो कमीना अपने ही भांजे पर बुरी नजर रखता था। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं खुद उसे मार देती। आपने फिर कभी रति और रंजन को देखा है? नहीं। आपने इस लड़की को देखा है कभी? नहीं, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। मित्रा के बारे में क्या जानती हो? अरे सर, वो मित्रा मैडम, उनसे तो दूर रहना ही अच्छा। काला जादू, टोना टोटका सब करती थी वो। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। सर, मैं 1 लाख रुपया इन्हें एडवांस देकर गया था। प्लीज़ मित्रा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। हमारे पिताजी पुराने ज़माने के टिपिकल बिजनेसमैन थे। उन्होंने जितना पैसा बैंक में रखा उससे कहीं ज़्यादा इधर उधर छुपा कर रखा था। वो बताते थे कि जब मैं जाऊँगा तो कौन सी दौलत कहाँ छुपा कर रखी है सब बता कर जाऊँगा। मगर अचानक उनका इस तरह देहांत होने से सब गड़बड़ हो गई। प्लीज़ मित्रा जी, आप मेरे पिताजी की आत्मा से पूछ कर ये बता दीजिए कि उन्होंने वो दौलत कहाँ छुपा कर रखी है। पैसे तो मिले नहीं और काम भी नहीं हुआ। मित्रा और उसके पिता का रिश्ता कैसा था? पिताजी के साथ उनका सब बढ़िया था। लेकिन उनके नौकर के साथ उनका कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। कहाँ गए थे? वो मैं क्या वो मैं? सीधे सीधे बताओ, देर रात कहाँ थे? आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है। बताओ कहाँ गए थे? आपका नौकर हूं, आपके इशारों पर नाचने वाला गुड्डा नहीं। मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, कहां से आता हूं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप ही इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं? जी हाँ। मित्रा और रंजन के रिश्ते के बारे में आप क्या जानते हैं? मित्रा और रंजन का पता नहीं, पलक के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। मतलब उनके बाबा की मौत के बाद प्रॉपर्टी को लेकर दोनों बहनों में बहुत झगड़े चल रहे थे। हर चीज पर हक जताना छोड़ दो दीदी। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि जो इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊंगी। जिस चीज पर सिर्फ मेरा हक है ना, उसे मैं ज्यादा दिन तक आपके पास रहने नहीं दूंगी। मैंने तो कई बार मित्रा के नौकर रंजन को पलक के घर में चोरी छुपे आते जाते देखा है साहब। मुझे तो लगता है जरूर कोई चक्कर है। साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पैसे क्यों निकाले? बोल के निकाले। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी आज की इस बेइज्जती का बदला तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारे पास अपने बाबा और अपने बहन को मारने के सारे मोटिव्स मौजूद हैं। पहला, मित्रा के मरते ही तुम्हारे और रंजन के बीच के रिश्ते के कांटा साफ। दूसरा, अपने पिता के सारे प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन तुम, मतलब प्यार और पैसा दोनों अपने हाथ, जो खून से रंगे हैं। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। ये सच नहीं है। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। मुझे सब में मत फंसाइए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। हो सकता है उसका अपने यार से कुछ लफड़ा हुआ हो और उसी ने उसे मार दिया हो। कौन यार? वो रंजन। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना। उठ, उठ।
पहले तूने मामा को मारा, फिर मित्रा के बाबा को मारा और फिर मित्रा को मारा। अब मुझे सब सच सुनना है। चल बता, सच क्या है? अरे बताया तो था साहब आपको। मेरी बहन की आत्मा ने मारा है सबको। घर से भागे थे तो रति कुछ देर के लिए वापस घर लौट के गई थी। दादा, मैं बहुत एक जरूरी चीज भूल गई हूँ, तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ, ठीक है? पर शायद वो बदला लेने के लिए गई थी सर। जैसे उसने मामा को मारा उसी तरह मित्रा उसके पापा को मारा होगा सर। अब मुझे मार देगी सर, मुझे मार डालेगी। राम राम सर। राम राम। वो रंजन को क्यों पकड़ा है? मर्डर का केस है उसके ऊपर, अंदर पूछताछ चालू है। या डॉक्यूमेंट मध्ये नावच नाही त्याचं। सर, एक बुड्ढा बाहर पूछताछ कर रहा है कि वो लड़का रंजन जिसे हमने लॉकअप में रखा है उसकी हालत कैसी है। बुड्ढा? कहीं इस केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है उसके पास? फौरन बुला लो उसे। सर। दादा, नई सड़क चलोगे? जा रहे हैं। ऑटो ऑटो रुको। अब क्या करें सर? इस सीसीटीवी का फुटेज निकालो। इस आदमी और इस ऑटो के डिटेल्स इस सीसीटीवी में जरूर कैप्चर हुआ होगा। पॉज करो, जूम करो, इसकी फोटो निकालो और ये रिक्शा नंबर भी नोट कर लो। ये कौन है ये पता करो, रंजन का इसके साथ क्या कनेक्शन है ये भी पता करो। सर। ये आदमी जब तुम्हारे ऑटो में आके बैठा था तब तुम ही ऑटो चला रहे थे ना? साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया साहब। कोई बात नहीं, डरो मत। हमें सिर्फ इतना बता दो कि तुमने उस आदमी को कहाँ छोड़ा था? सर, सिटी लॉज में छोड़ा था। सिटी लॉज? ये फोटो देखिए, ये आदमी आप ही के लॉज में रहता है क्या? है नहीं साहब, था। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चेकआउट करके चला गया। आपको कोई आइडिया है वो किस लिए रुका हुआ था? कोई बिजनेस ट्रिप वगैरह? ये किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे सर यहाँ पे, और आज की ट्रेन से ये वापस अपने गांव जा रहे हैं। थैंक यू सर। मैंने लॉज में आके पूछताछ की तो पता चला कि वो बूढ़ा आदमी इस लॉज से चेकआउट कर चुका है। वो यहाँ से नहीं है, किसी और जगह से ट्रीटमेंट के लिए आया था। तांबे, ये बुड्ढा हाथ से निकलना नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम यहाँ के रंजन को कोर्ट में लेके जाओ, इस बुड्ढे को मैं देखता हूँ। जी सर। रंजन से मिले बगैर ही जाओगे? अब मुझे क्यों बिठा के रखा है? ऐसे ही भोले भाले आदमी देखा और सब बता दे। पहले अपने बारे में बताओ, कौन हो, कहां से आए हो, और मेरे पुलिस स्टेशन के बाहर रंजन के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे थे? वो इगतपुरी गांव, उसका सरपंच हूं मैं। वो चाय की टपरी पर चाय पी रहा था तो देखा कि आप किसी बच्चे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। गरीब भोला भाला लग रहा था तो सोचा चला पूछ लो उसके बारे में, बस। पूरे पुलिस स्टेशन में वही एक मासूम चेहरा तुम्हें दिखाई दिया? एक दो कांस्टेबल भी है मासूम चेहरे के, उनसे मिला दूंगा ना, सारी सरपंची बाहर निकल आएगी। सच सच बताओ। साहब, मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरा क्या लेना देना उससे? अरे खड्ड्यात गेला ना तो मला काय करायचंय? नीपा, इसे जानते हो? ये फोटो आपको कहाँ से मिला? ये तो मेरी बहू थी। बहू थी? थी मतलब? सब अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये मर चुकी है साहब, मर चुकी है। 8 साल पहले? नहीं साहब, 6 महीने पहले अभी। मित्रा और उसके पिता की मौत से शुरू हुई ये कहानी अब कहानी नहीं रही थी, बल्कि दिमाग को हिलाकर रख देने वाले सवालों की फेहरिस्त बन चुकी थी। मित्रा और उसके पिता की हत्या किसने की थी? क्या रंजन का इन सब से कोई संबंध था? जब रंजन ने अपनी बहन को 8 साल पहले ही
चलती ट्रेन से धक्का देकर मार दिया था, तो फिर सरपंच कैसे कह रहे थे कि वो उनकी होने वाली बहू थी? ये तो मेरी बहू थी, मर चुकी है साहब। और वो 8 साल पहले नहीं, बल्कि सिर्फ 6 महीने पहले मरी थी। क्या सरपंच झूठ बोल रहा था? लेकिन जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, तो झूठ बोलकर उसे क्या हासिल होने वाला था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि रंजन ने अपनी और अपनी बहन की जो कहानी पुलिस को सुनाई थी, वो झूठी थी? आत्मा थी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने अपनी बहन को मार डाला। मुंबई से तुम्हारे गांव पहुंचते पहुंचते 2-2.5 घंटे लगेंगे। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए बताओ, ये रति तुम्हें कहाँ मिली थी और कब मिली थी? साहब, रति और मेरी पहली मुलाकात हमारे गांव के डॉक्टर राणे के क्लिनिक में हुई थी। क्लिनिक में? जी, 7-8 साल पहले की बात है। मैं ट्रैक्टर से नीचे उतरता था, गिर गया, एक कुल्ले की हड्डी टूट गई। वो राणे डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया। अभी चेकिंग के लिए आना पड़ता है महीने 2 महीने में। डॉक्टर हो यार, धीरे से दर्द हो रहा है ना। अरे घबराए मत सरपंच जी, भला हो अपनी गांव की मिट्टी का, हवा का, और जो घी आपने खाया है, ये तो मामूली मोच है, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। अब घबराइए मत, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, है ना? घबराइए मत, तुम्हारा क्या जाता है डॉक्टर? तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ, अरे सुनिए, अभी आप निकल सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन कंटिन्यूसली आपको यहाँ आना होगा, सिकाई और मालिश के लिए, और कुछ एक्सरसाइज भी बता दूंगा, वो करते रहना। रति जी, ये जरा दवाई निकाल के देना डिस्पेंसरी से, और इनकी सिकाई और मालिश कराती रहना, है ना? और कुछ एक्सरसाइज भी बता दूंगा, वो भी कराती रहना, है ना? जा। डॉक्टर। हाँ जी। ये रति है, हमारे यहाँ काम करती है, बेचारी अनाथ है। आज से ये आपका ख्याल रखेगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपका बहुत सही हो जाएगा, है ना? हाँ जी। साहब, रति सीरत और सूरत से बहुत अच्छी लड़की थी। उसके दिन रात सेवा करने से ही मैं ये लंगड़ते हुए भी चल सकता हूँ, हाँ, वरना नहीं चलता था। रति बेटा, तुझे आता जादू है, बहुत अच्छा लगता है तू मालिश करती है तभी। आप ना ऐसे आते रहा करिए, तो मैं ना आपकी मालिश करके आपका सारा दर्द निकाल दूंगी। बेटा मतलब तुझे किसने सिखाया ये सब? मुझे डॉक्टर साहब ने सिखाया। अरे वाह, होशियार है। उसके पहले मैं उससे जानता तक नहीं था, लेकिन जब भी वो सामने आती थी तो एक ऐसा लगाव मन में उत्पन्न होता था। ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये अपनी कोई बेटी जैसी है। बेचारी इस रति का क्या होगा? अब कौन संभालेगा इस बेचारी को? हम संभालेंगे इसको। चलो रे। अरे चलो ऐसे, शर्म नहीं है क्या तुम्हें? क्या बिगाड़ा इस बच्ची ने तुम्हारा? बिगाड़ना नहीं है, इसको संवारने के लिए लेके जा रहा हूँ। अरे भाई, कौन हो आप लोग? कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? क्यों बीच में बोल रहे? कौन लगता है इसका? भाई है? बाप है? कौन है तू इसका? घर ले जाकर अपनी बीवी से क्या कहेगा? बहन है? रखेल है? रखेल? तू रखेल बताओ। काका, सरपंच होने का इतना फायदा मत उठाओ। लगती क्या है ये तुम्हारी? बेटी है मेरी। याद रखना, मेरे घर के बहू बेटी पर नजर भी डाली ना, तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा। चल निकल, चल चल चल। माझ्या पोरीला रख। हे बा, घबरू नका, रो मत। ये बाप तेरा जिंदा है बेटा, मात्र मैं हूं ना, है ना? ये है मेरा छोटा सा घर, यहाँ तुझे बिल्कुल। अरे नहीं दादा, मैं अरे मैंने बोला छोड़। मेरी क्या बोली ना अंदर आती है ना, आपलंच घर समझ। हे बघ, यहाँ तुझे कोई किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। जो भी तुझे ना चाहिए मुझे बोल देना, मैं ले आऊंगा। बेटा
पोरी बंगल्या घरात रडायचं नसतं मग तू यहाँ सुखी रहेगी तेरा बाप ना साहब रति अपने नए घर में यानी मेरे घर में बहुत खुश थी। तभी मेरा बेटा शशांक जो पूना में हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था, वो छुट्टी में घर आया। वो रति को देखकर ऐसा लगता था कि उसे प्यार करने लगा है, उसको लगाव हो गया है रति से। अरे बाबा आप कब आए? मैं तेरा जो ध्यान लग रहा था ना उधर तभी आया। शशा अपना घर कैसा एकदम स्वच्छ टॉप टिप सुंदर लग रहा है ना? तेरी आई लगती थी वैसा? बहुत अच्छा ना। लेकिन बेटा ये बहुत अच्छा 4 दिन की चांदनी है और अंधेरी रात। बस कुठे अंधेरा है बाबा? कुठेच नाही, तू जा, आम्ही बोलतोय। क्यों बाबा? देख रति बड़ी हो चुकी, उसके लिए रिश्ते आने लगे हैं, कभी ना कभी उसकी शादी करनी ही पड़ेगी और फिर वो किसी और के घर की लक्ष्मी बन जाएगी। यहाँ फिर वही अंधेरा, वही खाली खोखलापन। शशा ये घर का अंधेरा तू दूर कर सकता है। कैसे बाबा? देख अगर रति तुझे पसंद है तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। हाँ बोला। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं और इस घर को वापस घर बनाना है तो कर लेता हूँ। क्या बोला? हाँ कर लेता हूँ। शशांक के फ्लाइंग कोर्स को पूरा होने में 2 महीने थे, इसलिए मैंने सोचा कि शादी धूमधाम से नहीं करूंगा क्योंकि उसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ सकता था। फिर मैंने दोनों को भगवान के सामने खड़ा किया और माला डलवा दी और घर में ही शादी कर दी उन दोनों की। सोचा था शशांक की नौकरी लग जाएगी तो पूरे गांव को न्योता दूंगा, लेकिन इंसान के सब सपने कहाँ पूरे होते हैं साहब। घर में खुशियों की बजाय मातम ने पैर फैलाने शुरू कर दिए साहब। ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। ये तो हो गया मेरा गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट? माझा गिफ्ट का है? वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो मेरा गिफ्ट दो। मेरे बेटे की शशांक की सुहाग रात रति और मेरे लिए मनहूस रात बन गई साहब। मनहूस रात। जवाब कर दो। अरे नहीं दादा मैं अरे मैंने बोला छोड़। सरपंच की कहानी के अनुसार रति की मौत 6 महीने पहले आग लगने से हुई थी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत रंजन के अनुसार उसकी मौत 8 साल पहले ट्रेन से धक्का देने की वजह से हुई थी। इस सब के बीच मित्रा के पड़ोसियों और आसपास के लोगों के मुताबिक उन्होंने रति यानी उस रहस्यमयी लड़की को अपने इलाके में इन घटनाओं के दौरान देखा। तो आखिर सच क्या था? क्या रति सचमुच जिंदा है? अगर हाँ तो वो इस वक्त कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर वो जिंदा है तो उसने मित्रा और उसके पिता का खून क्यों किया है? शायद यही वो जगह है जहाँ मेरी बहू और बेटा जलकर राख हो गए। चलिए सरपंच जी, आपके बहू और बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? रंजन को तो आप जानते ही होंगे। ये रंजन कौन है? रंजन कौन? रंजन एक मुंबई में मर्डर केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। इस वक्त हमारे कस्टडी में है वो, और उसकी इंक्वायरी आप हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर कर रहे थे। ओ, रंजन को क्यों पकड़ा?
मर्डर का केस है उसके ऊपर, अंदर पूछताछ चालू है। आपके होने वाली बहू का वो भाई भी है। कुछ याद आया? नहीं। कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन चलते, वहाँ सब याद आ जाएगा। गाड़ी में बिठाओ इनको। लेकिन साहब मैं मात्रे इन्हें लगा हम यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं, तो रास्ता काटने के लिए इन्होंने एक कहानी हमें सुनाई। बहुत ही घटिया और वाहियात कहानी थी। रंजन को आपने नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, लेकिन रति को पहचान कर आपने गलती की। अब सच क्या है वो तो हम बाहर निकाल के ही रहेंगे, और वो भी आपके जरिए। साहब क्या बात है, रहा विश्वास ठेवा, वाकई में किसी रंजन मिंजन को नहीं जानता। मात्रे शादी में जो बाराती आते हैं ना, उनमें कुछ खास रिश्तेदार होते हैं जिनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मिन्नतें करनी पड़ती है कि भाई खाना खा लो, खाना खा लो। बिना खातिरदारी किए ये खाना नहीं खाएंगे। डोंट वरी सर, इनकी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि पूरी बारात के लिए बना खाना ये अकेले ही खा जाएंगे और फिर सिर्फ सच उगलेंगे। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि सरपंच ने उनसे जो कुछ भी कहा था वो झूठ था, लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि अगर सरपंच ने झूठ बोला था तो क्यों। और सवालों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर सवाल यह था कि रंजन, उसकी बहन और इस सरपंच का टोने टोटके करने वाली मित्रा और उसके पिता की हत्या से क्या रिश्ता था। गाड़ी रुको ना सर, जाना है। क्या हुआ? मुझे बाथरूम जाना है। अभी चुपचाप बैठो, कोर्ट में पेशी के बाद कर लेना सब। सर मेरे हाथ में नहीं है सर, कंट्रोल नहीं हो रहा, इमरजेंसी है, जाना है। गाड़ी रोको आगे। शिंदे तुम साथ में जाओ। शिंदे रोको उसे। तुम इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। सर, रंजन हमारे हाथ से भाग निकला। क्या बॉम्बे ड्यूटी कर रहे थे या सो रहे थे तुम? उसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। 24 घंटे के अंदर रंजन मुझे मेरे कस्टडी में चाहिए। ओके सर। देखो, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे ये काम अभी करना है। तुम जल्दी मेरे घर आओ। ओके ठीक है, उस लीड को फॉलो करो तुम। तांबे को पलक से रिलेटेड कोई लिंक मिली है? ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स, अच्छे से चेक कर लो और जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी एडवांस दे देता हूँ। प्रॉपर्टी बेचने की इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि सर मुझे वो घर मनहूस लगने लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। कहा? रंजन के साथ? नहीं सर, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही कोई रिश्ता है। जिससे तुम इतना टूटकर प्यार करती थी, अपनी बहन से झगड़ा करती थी, उसके लिए इतनी नफरत? क्यों? क्योंकि सर वो मेरे बाबा और मेरी बहन का कातिल है। तुम्हें कैसे पता? सर अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी कस्टडी से क्यों भागा? वो भागा या तुमने उसके भागने में मदद की? दरअसल उसकी चली हुई हर चाल तुम्हारी चाल थी। तुमने मित्रा और अपने बाबा को मारा, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, अब बेच कर यहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी और पूरे मामले को भूतिया शक्ल देने की कोशिश की है। सर ये सब झूठ है, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सब तुमने ही किया है। ये बताओ रति बनने का नाटक क्यों किया और क्या जानती हो रति के बारे में?
मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे टॉर्चर मत कीजिए। सर, मैंने अपने बाबा और मेरी बहन को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। और मैं किसी रति के बारे में भी नहीं जानती हूँ। हत्या का यह मामला जुर्म की एक ऐसी माला बन गया था जिसमें हत्या, धोखा, शारीरिक शोषण और न जाने कितने ही गुनाह मिल गए थे। और इस कहानी में रंजन की बहन रति एक ऐसा किरदार बनकर सामने आई थी जो सबसे ज्यादा रहस्यमय थी। और जुर्म की इस माला को तोड़ने के लिए और इससे जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए यह जरूरी हो गया था कि सबसे पहले रति की कहानी को सामने लाया जाए। मैंने पाप किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने पाप किया है। माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, 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 माफ कर दो मुझे। पाप किया मैंने पाप किया, माफ कर दो। सर, हमारे पास जितने भी प्राइम सस्पेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी मित्रा और उसके बाबा के कत्ल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही उनके खिलाफ शक को छोड़कर कोई सबूत है हमारे पास। मुझे लगता है इस केस से जुड़ी कोई ना कोई कड़ी है जो हमसे छूट रही है। इस केस को पहले से स्टडी करते हैं। सबसे पहले मर्डर होता है मित्रा के बाबा का और फिर मित्रा का। हमारे सामने ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिससे हमें यह लगे कि ये दोनों मर्डर्स किसी आत्मा ने किए हैं। इस केस के 3 प्राइम सस्पेक्ट हैं। एक रंजन, जो हमारी कस्टडी से भागा है। दूसरा मित्रा का पति प्रशांत, और तीसरा मित्रा की बहन पलक। इस पलक का रंजन के साथ अफेयर, इसीलिए पलक और मित्रा के बीच झगड़ा हुआ था। प्रशांत और पलक तो हमारी कस्टडी में है, पर हमारे पास कोई भी सबूत नहीं जिससे हम ये साबित कर सके ये दोनों मर्डर्स इन्होंने किए। तब रंजन हमें बताता है कि उसने अपनी बहन रति को चलती ट्रेन से फेंक दिया था। हम उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब एंट्री होती है सरपंच की, जो हमें यह बताता है कि रंजन की बहन रति 8 साल पहले नहीं मरी थी, बल्कि 6 महीने पहले जलकर मरी। हमें बार बार यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यह सब कुछ किसी आत्मा ने किया हुआ है, जबकि आत्मा पर हम लोग विश्वास करते भी नहीं और करेंगे भी नहीं। ये रति और शशांक, इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम लोगों ने खुद चेक की थी? यस सर, दोनों बॉडीज पूरी तरह से जल चुकी थी। पर ये शिनाख्त किसने की थी? सरपंच ने सर। सरपंच, याद है उसने क्या कहा था हमसे? मेरे बेटे की, शशांक की सुहाग रात रति और मेरे लिए मनहूस रात बन गई साहब। याद है हमने ट्रेन में एक थियोरी बनाई थी कि हो सकता है रति ने अपनी मौत का नाटक किया हो, इसीलिए वो मुंबई में दिखाई दे रही है। पीएसआई म्हात्रे को कांटेक्ट करो, उसे कहना गांव के आसपास जितने भी मॉर्ग रूम हैं वहां जाके पता करें कि उस मॉर्ग से कोई लाश या लाशें गायब हुई है क्या। अगर इसका जवाब हमें मिल जाता है ना, तो समझ लो ये केस हमने क्रैक कर दिया। इस केस को देखिए, आप में से किसी ने इसको देखा है? सब बिलीवर्स सर, हमने इसे नहीं देखा है। ध्यान से देखिए, आप लोगों में से किसी ने इसको देखा है? लड़की को तो नहीं सर, लेकिन एक और लड़की को उस अंकल के साथ देखा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसी बूढ़े अंकल की, जिसे 1-2 बार वो लड़की लेकर आया करती थी। लड़की की शक्ल याद है? नहीं सर, शक्ल तो ठीक से याद नहीं है। जिस गाड़ी से वो लोग आए थे, गाड़ी का नंबर याद है? नहीं सर। सीसीटीवी कैमरास तो होंगे? हाँ सर, सीसीटीवी लगाओ। फुटेज दिखाइए। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, पॉज कीजिए। हाँ, एक गाड़ी का नंबर लिखो, MH022111। मुझे इस गाड़ी की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, एक लीड मिली है। एक लड़की को सरपंच के साथ उसी लॉज में देखा गया जहां वो ठहरा हुआ था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका फ्लैट मित्रा के फ्लैट के एरिया में ही है। नाम क्या है उसका? जी, मेरा ही नाम सीमा पवार है। मैं भी उसी गांव से हूँ। मेरे पिताजी और सरपंच अंकल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो जब यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे तो मैंने ही उनकी हेल्प की थी, क्योंकि इससे पहले मुंबई कभी नहीं आए थे। स्केच को देखिए, आप जानती है इस लड़की को? जी सर, मैंने इसे देखा है। उस दिन उनके साथ ये भी थी। आपसे कुछ पूछताछ करना। अरे कितनी बार पूछताछ करना है? जब देखो पूछताछ करना है। मैंने पहले भी आपसे यही कहा था और अब भी वही कह रहा हूँ, रति मेरी होने वाली बहू थी जो अब मर चुकी है। सरपंच, ये तांबे ना,
इसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और उम्र का लिहाज वो बिल्कुल नहीं करता, बड़ी बेरहमी से मारता है। आपका रिमांड मेरा बयान बदल सकती है या नहीं, कोशिश तो करो। हेलो, सरपंच ये खुशखबरी है आपके लिए। गांव के जिस मॉर्ग से आपने एक लाश खरीदी थी ना, उसे लोकल पुलिस ने पकड़ लिया है। हड्डी पसली एक की है, जेल में बैठ के रो रहा है। अब फैसला आपका, सच बोलना है या हड्डी पसली तोड़ दूं? साहब, रति को खुश रखने के लिए उसे मैं अपने घर ले आया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा इंसान नहीं राक्षस है। जी, कुछ चाहिए आपको? प्यास लगी। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी की नहीं, तेरी प्यास लगी। तू मिल जाएगी तो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़िए। मेरी प्यास बुझा दे, उसके बाद छोड़ दूंगा। शशांक, बाबा, गलती हो गई बाबा, मैं तो बस क्या कर रहा हूँ? हाँ? अरे पाप किया है तूने, पाप। और मुझे माफ कर दीजिए। माफी? इसको माफी नहीं, तुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। इसके साथ शादी करनी होगी तुझे। नहीं बाबा, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं इससे कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी ये मेरे टाइप की नहीं है। टाइप वाले, वाह रे वाह। जब तूने इसका हाथ पकड़ा तभी ने सोचा तेरे टाइप की है क्या नहीं। एक बात कान खोल कर सुन ले, इससे तुझे शादी करनी होगी, वरना मेरी दौलत का एक फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगी। तू ये भूल जा, तेरा कोई बाप था, समझा? ठीक है बाबा, अगर आप मेरी गलती की यही सजा देना चाहते हैं, ठीक है। अपना फ्लाइंग कोर्स खत्म करने के बाद इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। कर्मचाऱ्यांना अटक, सोल्यामा फटकवलं पाहिजे। लाच मागतायत, गरिबांची कामं। बाबा, बाबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आओ ना, आ, बैठ 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 बैठ, बोल। बाबा, मैं आपसे एक सच बताना चाहती हूँ। बोल बेटा, कौन सा सच? वो सच जो आप जानने के बाद शायद मुझे अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे बाबा। मैं जब छोटी थी तो मैंने बहुत दुख सहे बाबा, मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ है। हाँ। बचपन में मामा ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, और फिर नासिक में लल्लन ने। यहाँ जब मैं आपसे मिली तो उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन जिस डॉक्टर ने मुझे बचाया था वही। जैसे तूने सरपंच जी की सेवा और इलाज किया है ना, वैसे मैं चाहता हूँ कि तू मेरी भी सेवा और इलाज कर। डॉक्टर साहब, लेकिन उन्हें तो चोट लगी थी ना, आपको तो कहीं भी चोट नहीं लगी है। चोट? इधर कितनी चोट लगी है? इधर चोट लगी है। क्या किया आपने? ये देख चोट लगी है। फर्स्ट एड ले, फर्स्ट एड ला। ये देख इधर कितनी चोट लगी है। फर्स्ट एड ला, जल्दी कर। क्या किया आपने? आज से मैं तेरा मरीज और तू मेरी डॉक्टर। सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, समझ? चल चल। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सुनिए, 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 खोलिए, ऐसा पाप मत कीजिए, वो बच्ची है। हाँ, वही दवाई लेते रहना। एक्सरसाइज बात तो कभी सुनते नहीं। एक कितनी बार समझाया तुम्हें? लो भुगतो, तो पेट से है ये। क्या बक रही है?
सच कह रही हूँ। चल हट, चल मेरे साथ, चल नहीं, चल मेरे कहाँ साथ। ले जा रही हूँ? सुनो। अरे सोचो मत, आज तो जलवा दिखाएंगे, जलवा। सुन, आज रात तुम्हें मेरे दोस्त को खुश करूंगा, समझ गई? हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए। समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ? समझ में नहीं आती है? सुमंदा, चाय पिला दे जल्दी। रति, चाय लाना। ए, रात में तो बड़ी गर्म हो रही थी, सुबह होते दिमाग सही हो गया, ऐसे ही रहा कर, ऐश करेगी। जा। बाबा, अब बताइए, हाँ? क्या इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी आप मुझे अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे? मेरी एक बात ध्यान देकर सुन, ये बात तुझे किसी को भी बोलनी नहीं है, शशांक को भी नहीं। नहीं पापा। जो हुआ सो भूल जा। और तेरी कसम खा के मैं कहता हूँ, शशांक की शादी मैं तेरे से ही करूंगा। बेटा तुम मेरे घर की बहू बनेगी। साहब, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, लेकिन कुछ भी हो, इस सब में मैंने अपने एकुलता एक बेटा खो दिया साहब। वो कैसे? साहब, बदकिस्मती, दुर्दैव आमचं। शशांक ने हम दोनों की बातें सुन ली थी। वो इस बात का फायदा उठाना चाहता था। वो शादी से पहले ही रति से शारीरिक संबंध रखने के लिए उसे ब्लैकमेल करता था साहब। तो खुद डिसाइड कर ले, तुझे जेल जाना है या मेरे साथ रहना है। मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ रह, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तू खूनी है। देख, छोड़ो। बस मेरी प्यास बुझाने के बाद तुझे एक गांव छोड़कर जाना होगा। छोड़ो। बस, क्या मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा ना? हाँ, मेरी होकर ऐश करेंगे दोनों, और ऐश करने के लिए शादी की जरूरत नहीं होती है। चल, अब ज्यादा नाटक मत कर, चल। पुलिस की तमाम कोशिशों और सरपंच के बयान ने यह साबित कर दिया कि वो रहस्यमय लड़की यानी कि रति अब भी जिंदा है। अब पुलिस के सामने बस एक ही चुनौती थी, रति को ढूंढना और उसे गिरफ्तार करके ये पता करना कि उसका और उसके भाई रंजन का मित्रा और मित्रा के पिता की हत्या से क्या संबंध है। मैं रति और रंजन का पता चाहिए। अब तक बहुत कहानियां सुनाई तुम लोगों ने, अब कहानी नहीं सुनूंगा, सिर्फ सच सुनना है। ए, चल शुरू हो जा, बोल। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लेते सर, लेकिन हमारे मामा ने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उस रात मामा को रति ने नहीं, मैंने मारा था। उसके कमरे में मैंने आग लगाई थी। डॉक्टर साहब को मैंने मारा था। अब सोचती हूँ तो लगता है कि बहुत पहले मार देना चाहिए था। चाय में क्या मिलाया था? जहर, जो सीधा दिल पर अटैक करता है।
और वो काम करना बंद कर देता है। इस दवाई का पता मुझे डॉक्टर साहब से ही चला था। शशांक को क्यों मारा? शशांक को मैंने नहीं मारा था साहब, वो तो अपनी मौत खुद मरा था, मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। और उस बीच उस पर मोमबत्ती गिर गई और वो जल गया। तुम मुंबई कैसे पहुंची? शशांक के मरने के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये मुर्गी बिना कुछ करे दुख पे दुख भोगे जा रही थी। सब वो केयर टेकर को बहुत मैंने दारू पिलाई, कुछ पैसे दिए और लाश खरीद ली। लाश को घर ले आया और शशांक के साथ फिर से जला दिया। और मैंने गाँव वालों से कह दिया कि आग में शशांक और मेरी बहू जल के सो हो गए साहब। सरपंच काका ने मेरा मुंबई में रहने का इंतजाम करवा लिया था। तब एक दिन अखबार में मैंने मित्रा के किए कारनामों पर एक लेख पढ़ा था, उसमें दादा की फोटो भी छपी थी। दादा दादा मैं जिंदा हूँ दादा। दादा मैं आ रही हूँ आपके पास। दादा ने कहा था कि मित्रा उनसे उनकी मरी हुई बहन यानी कि मुझसे बातें करवाती थी। मैं ये सोचकर दंग रह गई थी साहब कि मेरे जिंदा होते हुए मेरी आत्मा से दादा को कैसे बात करवा सकती है। तब मैंने दादा से मिलने का फैसला किया और मैं मुंबई आ गई सरपंच काका के साथ। वैसे भी सरपंच काका को मुंबई अपने इलाज के लिए आना ही था। यहाँ पर हम आए और सीमा से मिले। इत्तेफाक से सीमा का घर मित्रा के घर के पास ही था। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं दादा से मिलने चली गई। सर, जब मैंने रति को अपने आंखों के सामने खड़ा पाया जिंदा, तो मेरे होश ही उड़ गया सर। पिछले 8 साल की पूरी तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ गई। रति को चलती ट्रेन से धक्का देने के बाद जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मेरा मन हाथ में हिलाने से भर गया था सर। मेरी एक छोटी सी गलती ने रातों की नींद हराम करती थी सर। मैं प्रायश्चित करना चाहता था सर। मैं अपनी बहन से बात करना चाहता था। मैं बहन को पाना चाहता था फिर से। फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मुंबई में एक औरत मित्रा नाम की है जो आत्माओं से कांटेक्ट कराती है। फिर मैंने 7 से 8 साल उस औरत की सिर्फ इसलिए गुलामी की सर ताकि वो मेरी मरी हुई बहन से बात करा सके। और जो मैंने पाप किया था उसकी मैं माफी मांग सकूं मेरी बहन से। उस औरत ने मुझे अपनी बहन से बात भी करवाया सर। तो मुझे यकीन हो गया सर कि मेरी बहन मर चुकी है और मैं उसकी आत्मा से बात कर रहा हूं। लेकिन जब रति को मैंने सामने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उस औरत ने मुझे बेवकूफ बनाया था सर। वो औरत उसका बाप दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे सर। अगर वो दोनों मुझे बेवकूफ नहीं बनाते सर मैं अपनी बहन को खोज निकालता। उसको कुछ बर्दाश्त नहीं करना होता जो ये सह चुकी थी। इसलिए मैंने उसका पहले बाप को मारा। मित्रा को मारा। सर ये सब आपको पता था ना? देखो, तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत था। लेकिन कानून हाथ में लेने के बजाय तुम अगर पुलिस के पास आते तो पुलिस तुम लोगों की जरूर मदद करती। और अगर तुम पुलिस के पास जाते तो बाकी की जिंदगी तुम अपने बहन के साथ हंसी खुशी गुजार सकते थे। वो अपनी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे बिता रहे। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे रति। मुझे माफ कर दे, अपने भाई को माफ कर दे। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिसमें जीते हैं, ठीक उसी दुनिया में एक दूसरी दुनिया भी है
जो कि उतनी ही भरी हुई और आबाद है जितनी कि हमारी दुनिया। और इस दूसरी दुनिया से हमारी इस दुनिया का और हमारी जिंदगी का गहरा संबंध भी है। और वो दूसरी दुनिया है हमारे दिमाग की दुनिया, जो हर तरह के विचारों से और भावनाओं से आबाद रहती है। अच्छे विचार, बुरे विचार, शक, लालच और इंसानी सोच से जुड़ी हर भावना हमारी इस दिमागी दुनिया में रहती है और लगातार हमारी जिंदगी को प्रभावित भी करती रहती है। अगर विचार और भावनाएं सकारात्मक हैं, सही हैं, तो उनके प्रभाव भी सकारात्मक और अच्छे ही होते हैं। लेकिन अगर विचार गलत या दूषित हैं तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी को भी दूषित कर देता है और कई मामलों में बर्बाद भी, जैसा कि मित्रा, रंजन, प्रशांत और इस कहानी के अन्य किरदारों के साथ हुआ। इन सब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने अपने दिमाग में उठने वाले गलत करने के विचार के सामने हथियार डाल दिए और उसी गलत विचार ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी। हत्याओं की इन गुत्थियों को सुलझा लिया गया, लेकिन रंजन अपने अपराध बोध का सामना नहीं कर पाया और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसका इलाज इस वक्त एक मानसिक चिकित्सालय में चल रहा है। रति पर अदालत में केस फाइल कर दिया गया है, जिसमें उसकी पैरवी के लिए एक एनजीओ ने उसकी मदद की पेशकश की है। हम उम्मीद करते हैं कि रति को अदालत से इंसाफ मिले और हमें इस कहानी से एक सबक। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।